औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खुशी है कि मैं इस अज़ीम इज्तिमा में आपसे मुखातिब हूँ और आपके साथ शरीक हूँ। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैंने तिब्बे साबिर मुल्तानी और तिब्बे मुफ़रद आज़ाब को सीखा और उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है, इसका उन्वान है तिब इन 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में तिब का क्या किरदार है। हाज़रीन कराम, तिब आज के दौर में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये जो तिब साबिर मुल्तानी है, ये तिब की एडवांस शक्ल है और हर इल्म जो है उसमें तरक्की होती रहती है। तो जो तिब कदीम है उसमें भी तरक्की हुई और साबिर साहब ने इसको एलेबोरेट किया और हमें बताया और हम सब ने इसको सीखा। और वो हुक्मा जो तिब मुफ़रद आज़ाब को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है और ये बढ़ती ही रहेगी इंशाअल्लाह। उसकी वजह यह है कि सेहत के जो मसाइल हैं वो पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं और कोई दूसरी तिब ऐसी नहीं है जो कि उनका सलूशन पेश कर सके। तो तिब मुफ़रद आज़ाब वाहिद तिब है जिसके पास हर बीमारी का एक इलाज है और ये सिस्टमेटिक है। इसको अगर हम आगे चलें तो हम ये देखते हैं कि साबिर साहब ने सौदा, सफ़रा, बलहम और तहलील, तस्कीन, तहरीक, ये नज़रिया पेश किया। तो ये नज़रिया एक पहले नहीं था, तिब में मौजूद नहीं था और इसकी सिस्टमेटिक होने की वजह से ये इसने तिब की तशख़ीस को और तजवीज़ को दोनों को आसान बना दिया है। आज हम देखते हैं कि क्या सौदा, सफ़रा, बलहम वाकई मुजस्सम होते हैं तो आज़ाब बनते हैं। क्या सौदा, सफ़रा और बलहम को लेबॉरेटरी टेस्ट से नापा जा सकता है। तो आज की जो हमारी ये सारी काविश है वो जो दूसरा सवाल है, क्या तिब सौदा, सफ़रा और बलहम को लेबॉरेटरी टेस्ट के ज़रिए नाप सकती है। तो मेरा जवाब ये है कि जी हाँ, नापा जा सकता है। कैसे नापा जा सकता है? जैसे साबिर साहब ने फरमाया कि सौदा ये तेज़ाबियत की एक शक्ल है, सफ़रा ये न्यूट्रल है, यानी ये एक नमक की शक्ल है, और बलगम ये एक अल्कली की शक्ल है। इसमें हाज़रीन कराम मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो नमक होता है ये बिल्कुल न्यूट्रल नहीं हो सकता, क्योंकि नमक की तारीफ़ ये है कि ये एसिड में से एक हिस्सा और अल्कली में से एक हिस्सा, जब ये दोनों मिलते हैं तो नमक बनता है। अब अगर तो जो एसिड से जो हिस्सा आया है, तेज़ाब से जो हिस्सा आया है और जो अल्कली से जो हिस्सा आया है, अगर दोनों की ताकत बराबर है तो इससे जो नमक बनेगा उसकी पीच 7 होगी। लेकिन अगर एसिड का जो हिस्सा है वो ताकतवर है तो फिर इसकी पीच 7 नहीं होगी बल्कि 7 से कम होगी। और अगर इन दोनों के मिलाप से जो अल्कली वाला हिस्सा जिसने नमक बनाया है वो अगर स्ट्रांग होगा तो फिर इसकी पीच 7 नहीं होगी बल्कि 7 से ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो नमक है इसकी पीएच 7 से कम भी हो सकती है और 7 से ज़्यादा भी हो सकती है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि कोई भी तहरीक खालिसतन गुद्दी नहीं होती, बल्कि ये गुद्दी उज़लाती होगी या गुद्दी आसाबी होगी। अगर ये गुद्दी उज़लाती होगी तो इसके अंदर एसिड के असरात शामिल होंगे और इसकी पीएच 7 से कम आएगी। इसमें अगर जब ये दोनों एसिड और बेस का हिस्सा, अल्कली का हिस्सा मिलते हैं और ये बनाते हैं नमक, तो इसमें अगर आसाबी हिस्सा शामिल होगा गुद्दी के साथ तो फिर इसकी पीच 7 नहीं होगी बल्कि जो अल्कलाइन पार्ट है उसका भी असरात इसमें शामिल होंगे। तो इसकी पीएच अब 7.1, 7.2, 7.3 ऊपर तक जा सकती है। तो ये चीज़ समझने की हमें ज़रूरत है कि कोई भी नमक 100% न्यूट्रल नहीं होता और इसी तरीके से कोई भी तहरीक 100% गुद्दी नहीं होती, बल्कि उसका ताल्लुक
उज़लात से भी हो सकता है और उसका उसी तहरीक का ताल्लुक असाब से भी हो सकता है। तो जैसे मैंने क्लियर कर दिया आपको कि ये इसको हम आगे कैसे लेके चलेंगे। अगर अब तशख़ीस पे जाएं कि क्या पीएच के ज़रिए हम डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी बीमारी का, तो इस पे मैंने एक छोटी सी कावश की है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अब सौदा सफ़रा बलगम कहाँ पैदा होते हैं? अच्छा, क्या इनको नापा जा सकता है? और इनकी शनाख्त करने और नापने के लिए ज़राए क्या क्या हैं? तो हम इसके सेकंड पार्ट पे जाएंगे, इनकी शनाख्त और तशख़ीस कैसे हो सकती है। तो पहला जो ज़रिया है वो है नब्ज़, दूसरा ज़रिया कारूरा है, तीसरा जायका है, पीएच पैमाना है। तो आज का जो हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है, इसमें हम पीएच पैमाने पे ज़्यादा बात करेंगे, बाकी पे भी करेंगे, नब्ज़ पे, कारूरा, लेकिन पीएच पैमाने, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं पीएच पैमाने को, और कोई भी तशख़ीस करने में कि अब इस मरीज़ की जो इसकी तहरीक है वो कौन सी है, कहाँ पे तस्कीन है और कहाँ पे ये तहलील हो चुकी है। अब केमिस्ट्री की रूह से तेज़ाबियत, नमक और अल्कली को नापने के लिए पीएच स्केल से काम लिया जाता है। अब पीएच स्केल है क्या? पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है। अब इसमें समझने की बात है कि 0 से लेके 6.9 तक का पैमाना तेज़ाबियत को ज़ाहिर करता है, 7 का पैमाना नमक या न्यूट्रल को ज़ाहिर करता है, और 7.1 से 14 तक का पैमाना अल्कली को ज़ाहिर करता है। ये एक इस स्लाइड में मैंने शो किया है कि 1 से लेके और 14 तक की पीएच होती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर इसको आप पीएच पेपर से नापेंगे तो पीएच पेपर में जो एक पीएच 1 होगी तो वो डार्कर साइड पे आएगी, जब पीएच 2 में, 3 में, 4 में जाएंगे तो वो रेड होती जाएगी, फिर ये रेड जो है 7 तक पहुंचते हुए पीले रंग में तब्दील हो जाएगा, और फिर 8 और 9 जो है ये सब्ज़ी माइल में तब्दील हो जाएगा, और 10, 11, 12 ये नीला होगा, और उसके बाद जो 13, 14 ये इंतहाई नीला हो जाएगा। तो ये हमें आप देखेंगे कि डार्क नीला इस पीएच स्केल के अंदर नज़र आ रहा है। जी, हमें कैसे पता चलेगा कि मुख्तलिफ़ तहरीकों की जो पीएच रेंजेस हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, और क्या कोई ऐसी कोई चीज़ है जिससे हम ये मालूम कर सकें कि हाँ जी उज़लाती असाबी है तो इसका पीएच रेंज क्या होगा, उज़लाती गुदी है तो पीएच रेंज क्या होगा। इसके लिए मैंने ये किया कि मुख्तलिफ़ तहरीकों के मुरक्कबात ले लिए, जैसे असाबी उज़लाती के मुरक्कबात हैं, जैसे जो इसके मुलय्यन हैं, जो इसकी अक्सीर है, या जो इसके तरियाक है। तमाम तहरीकों के मुख्तलिफ़ मुरक्कबात लेके मैंने उनका 1 ग्राम लिया और उसको 99 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डाल के हल करके एक महलूल बनाया। इन महलूल की हमने पीएच वैल्यू नोट की। तो आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि साबिर साहब ने जिस चीज़ को अल्कली बताया वो अल्कली ही साबित हुई, और जिन मुरक्कबात को उन्होंने कहा कि ये सौदावी हैं तो यहाँ पे सौदावी ही साबित हुए, और इसी तरीके से जिनको उन्होंने कहा कि ये गुद्दी हैं तो गुद्दी साबित हुए, और जिनको उन्होंने कहा कि असाबी हैं तो असाबी साबित हुए। इस स्क्रीन के अंदर जो पीएच वैल्यू मैंने नोट की, ये देखिए असाबी उज़लाती मुरक्कबात, इसके अक्सीर और मुलय्यन मैंने लिए। तो जो अक्सीर है उसकी पीएच आई 7.2, और जो मुलय्यन है इसकी पीएच आ गई 6.8। इसके अलावा भी मैंने इनकी की है जिनकी वैल्यू जो थी वो 6.7 और इसके करीब करीब आई। उज़लाती असाबी में हमने देखा कि मुलय्यन, उसमें एक मुलय्यन ए बनता है, एक मुलय्यन बी है। मुलय्यन ए जो है इसमें शामिल है हरड़ स्याह और आमला खुश्क और करंजवा और फटकरी, ये मुलय्यन बी है। जो मुलय्यन ए है उसको मैंने देखा कि ये इसमें
आंवला खुश्क, हरड़ स्याह और गंधक आंवला सार है। तो इन दोनों की जब मैंने पीएच नोट की तो ये पता चला कि मुलय्यन बी की जो पीएच है वो इंतहाई तेज़ाबियत वाली है और उसकी पीएच है 2.8, और जो मुलय्यन ए हमने बनाया था उसकी पीएच थी 3.9 यानी 4 के करीब करीब थी। उसके बाद हमने उज़लाती गुदी मुरक्कबात बनाए, उनकी पीएच जो है वो 6.2 6.3 तक गई। गुदी उज़लाती अक्सीर और मुलय्यन के आप देखिए ये 4 नंबर तहरीक है तो इसकी पीएच आप देखें 7.2 और 6.8 आ रही है। इसमें किसी की भी वैल्यू हमें 7.0 नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि कोई भी, हाँ अगर आप नमक को देखें, जो खोटनी नमक है, इसकी पीएच देखें तो बिल्कुल 7 पे आती है, क्योंकि इसके अंदर जो तेज़ाब से जो इसका पार्ट आके मिलता है और जो अल्कली से पार्ट आके मिलता है, उन दोनों की ताकत बराबर होती है। तो जब बराबर ताकत होती है तो ये इसका जो सलूशन आप बनाएंगे तो वो आपको पीएच 7 मिलेगी। फिर हमने देखा कि गुदी असाबी मुरक्कबात जो हैं इनमें अक्सीर और मुलय्यन है, तो इनकी मुलय्यन की पीएच है 7.3 और अक्सीर की पीएच है 7.5। यहाँ पे मैं आपको एक बात याद दिला दूँ कि अगर आप इंसानी खून की पीएच की वैल्यू देखेंगे तो 7.35 से 7.45 तक होती है, यानी खून जो है उसकी जो तहरीक है वो भी गुदी असाबी ही बनती है। फिर हमने जो आखिरी तहरीक है असाबी गुदी, उसका तरियाक और मुलय्यन लिया और हमने ये देखा कि जो तरियाक है इसकी पीएच 9.2 है और जो मुलय्यन है इसमें इसकी पीएच 7.6 है। यहाँ पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ। मेरे पास एक मरीज़ा आई जिसकी एक बच्ची पैदा हुई और उस खातून की दूसरे दिन नज़र चली गई और उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उसका यूरिन लेके और उसकी नब्ज़ देखी, उसका यूरिन लेके उसकी पीएच ली तो उसकी पीएच 10 पॉइंट से भी ऊपर जा रही थी। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इसकी जो खातून की, बल्कि कंफर्म हो गया कि इसकी जो तहरीक है वो असाबी होती है। चुनाचे मैंने क्या किया कि उसको 2 नंबर और 1 नंबर की दवाइयाँ देनी शुरू कर दी। तो दूसरे दिन उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 10 पॉइंट से कम होती गई और वो 8 पे आ गई, 8.2 फिर 7 पे आ गई। तो उसकी जो तहरीक जो है गुदी असाबी गुदी से वो असाबी उज़लाती की तरफ गई तो उसकी पीएच 7 में चली गई और फिर उसकी पीएच जो थी वो तहरीक नंबर 2 के अंदर चेंज हो गई। तो उसकी नज़र भी बहुत हद तक उसकी नज़र ठीक हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा टेस्ट था कि हम क्या पीएच वैल्यू को इस्तेमाल करके तहरीक का या तहलील का या तस्कीन का तयन कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें कामयाबी हुई। ये एक डायग्राम है जिसमें मैंने ये बताया है कि असाबी तहरीक आपके सामने है। असाबी तहरीक की पीएच जो है वो 6.8 से 7.2 तक होती है और फिर ये जहाँ पे 4 आपको पीएच नज़र आ रही है ये असाबी, ये उज़लाती असाबी है और जो 5 नज़र आ रही है ये भी उज़लाती असाबी है। जहाँ पे आपको 5 से ज़्यादा की पीएच नज़र आएगी वो उसको उज़लात को गुदुद से जोड़ेंगे तो ये पीएच 5 से ज़्यादा हो जाती है, 6.1 6.2 6.4 6.5 तक ये उज़लाती गुदी तहरीक होती है। अगर आप गुदी तहरीक को देखें तो इसकी जो वैल्यू है अगर गुदी उज़लाती से मिलाएंगे तो 6.9 6.8 6.7 आएगी और अगर आप इसको गुदुद को आप असाब से मिलाएंगे तो फिर 7 से इसकी पीएच बढ़ती जाएगी। फिर आप गुदुद को असाब से यानी असाब को गुदुद से मिलाएंगे तो फिर इसकी पीएच 10 तक जाएगी। तो इस डायग्राम से हमें समझने में मदद मिलती है। हम हाज़रीन कराम हम देखते हैं कि क्या कुदरत के निज़ाम में रंगों की जो तरतीब है और वो तरतीब जो कि साबिर मुल्तानी साहब ने मुतय्यन की है, क्या उसकी मिसाल कोई मौजूद है? कुदरत के अंदर कोई मौजूद है, कुदरत के निज़ाम में मौजूद है और इनमें और गर्मी और सर्दी की भी कोई मिसाल मौजूद है। तो मैंने ये देखा कि जी हाँ बिल्कुल, रोशनी के जो 7 रंग हैं इन 7 रंगों में वो तमाम खुसूसियात हैं जो साबिर मुल्तानी साहब ने अपने रंगों के अंदर ये खुसूसियात मुतय्यन की हैं। ये देखिए 7 रंग हैं। पहला रंग है रेड, फिर है ऑरेंज और फिर है येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इंडिगो, वायलेट। हम ये देखते हैं कि जो रेड कलर है अगर बहुत ही डार्क हो जाए तो ये 2 नंबर तहरीक बनती है। अगर इस रेड को आप ले जाएं ऑरेंज में तो ये उज़लाती
उजलाती हुदी तहरीक बनती है। अगर आप येलो में जाएं तो हुदी तहरीक है, और अगर आप ग्रीन में जाएं तो ये हुदी असाबी है। ब्लू में आप चले जाएं तो ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये तकरीबन आपको ना एक ही रंग मिलेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि इनका शेड डार्क होता जाएगा। तो असाबी हुदी तहरीक जो है वो ब्लू कलर, इंडिगो कलर और वायलेट कलर के अंदर उसकी शनाख्त होती है। फिर इससे पीएच वैल्यू से तशख़ीस करने के फ़वाइद क्या हैं? तो तहरीक को नापने के लिए एक लेबॉर्ट्री टेस्ट का तरीका सामने आ गया है, ये हमें फ़ायदा हो गया। फिर मुफ़रदात और मुरक्कबात के महलूल बना के इनकी पीएच मालूम करके उनके मिजाज और तहरीक का तयन ठीक किया जा सकता है। आप मुफ़रदात का भी 1% सोल्यूशन बना सकते हैं, मुरक्कबात का भी बना सकते हैं। दोनों में आपको पता चलेगा, इनकी जब आप पीएच मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मुफ़रदात या मुरक्कबात का ताल्लुक़ असल में किस तहरीक से है। तो ये आप एक बिल्कुल अथेंटिक चीज़ आपके सामने आ गई। फिर आपके पास नई जड़ी बूटियाँ आती हैं, उनके मुरक्कबात होते हैं, उनके आप महलूल बना के उनकी पीएच मालूम करके उनके मिजाज और तहरीक का तयन किया जा सकता है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं कारूरा की रंगत। और अब कारूरा की रंगत तो हम मालूम करते थे, तो अब हम उसकी पीएच भी मालूम कर सकते हैं उससे, और मकदार नफ्स भी अगर आप मालूम करें तो आपको एक और ज़रिया आपके हाथ में आ गया, एक मजबूत ज़रिया आपके हाथ में आ गया कि कारूरा की रंगत और पीएच वैल्यू और मकदार नफ्स से आप तशख़ीस में बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलती है और आसानी पैदा हो जाएगी। ये अगर कोई यहाँ पे मैं मौजूद तो नहीं हूँ, अगर कोई सवाल जवाब है तो काइंडली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो मैं उसका इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब दे दूँगा। बहुत शुक्रिया सबके आने का। अस्सलाम वालेकुम।